हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 13 में। इसके पहले हमने लगभग 350 पॉइंट कवर कर रखे हैं। आज उसके आगे कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और पुराने वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हमारा पहला पॉइंट है कि जो ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडेशन होता है उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। ठीक है, जो एनॉर्बिक ऑक्सीडेशन होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हाइड्रोलिसिस होता है। फिर अगला स्टेप क्या होता है, एसिड फॉर्मेशन होता है। और तीसरा स्टेप क्या होता है, मीथेन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो तीन स्टेप की बात है कि हाइड्रोलिसिस में क्या होता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के इसमें ब्रेक डाउन करता है सिंपलर में। ठीक है, मतलब सॉल्युबल में। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें जो वो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर किसमें फॉर्मेशन कर रहा है, एसिटिक एसिड में। ठीक है, और फिर क्या होता है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में ब्रेक डाउन करके मीथेन फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन पॉइंट होते हैं कि हाइड्रोलिसिस, एसिड फॉर्मेशन और देन मीथेन फॉर्मेशन। इसको आपको ऐसे ही मिल सकता है कि हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस, मिथेनोजेनेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। स्टेप वही रहेंगे। ठीक है, और अगर इसको 4 स्टेप में पढ़ा जाएगा तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा कि एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है, फिर रिग्रेशन हो रहा है, फिर अल्कलाइन फर्मेंटेशन हो रहा है और देन मीथेन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड होता है, वो कहाँ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, अरिथमेटिक एवरेज का और ज्योमेट्रिक मेथड जो है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन वो कौन सा मेथड है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। और इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज लिखा है तो इसको ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे जहाँ पे अभी सिटी ग्रोथ फेज में है और ग्रोथ कर रही है, लेकिन स्मॉल साइज में हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी सिटी के लिए नहीं यूज़ करते हैं, स्मॉल स्मॉल टाउन के लिए यूज़ करते हैं और क्या हो, ग्रोथ फेज में हो। राइट, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, एवरेज टाउन साइज इज सूटेबल। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है कि डिफ्लेक्शन मेथड कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए, डिफ्लेक्शन एंगल हमने पढ़ा था, हमने कहाँ पढ़ा था, हमने सर्वेइंग में पढ़ा था, जहाँ पे हम लूज नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड और इंक्लूडेड एंगल मेथड और डिफ्लेक्शन एंगल मेथड हम पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि लूज नीडल मेथड जो होता है सबसे वर्स्ट होता है, हर लाइन की जाके एमबी लेनी पड़ती है। ठीक है, फास्ट नीडल मेथड हम पहली लाइन की एमबी लेते हैं और इंक्लूडेड एंगल में हम किसी भी लाइन की एमबी ले लेते हैं। ठीक है, और वहीं पे हमने पढ़ा था कि डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, तो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड जो होता है वो रेलवे के लिए, कनाल के लिए, हाईवे के लिए, सीवर के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यही मेथड क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, रेलवे लाइन, कैनाल हो, चाहे सीवर लाइन हो, पाइप लाइन हो, इन सब में क्या होता है, डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। मतलब जो अलाइनमेंट होता है उस अलाइनमेंट में एब्रप्ट चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, नॉर्मल चेंजेस आते हैं, 4 डिग्री 10 डिग्री ऐसे चेंजेस आते हैं। तो इसलिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि जो सीवर में जो गैसेज रिलीज होते हैं उसको हम कौन कौन से मेथड से डिटेक्ट करते हैं। तो अगर अब हाइड्रोजन सल्फाइड डिटेक्ट करना है तो हमें लेड एसीटेट वाला पेपर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उससे हम H2S को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि CH4 को अगर हमें डिटेक्ट करें तो CH4 हमें पता है कंबस्टिबल है, तो कंबस्टिबल गैस इंडिकेटर ही यूज़ करना पड़ेगा। राइट, फिर जो अगला पॉइंट है कि क्लोरीन को अगर वो करना है तो एक्वस अमोनिया यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना है, डिटेक्ट करना है, तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी इंडिकेटर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट, फिर जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि जो बार चार्ट है उसकी लिमिटेशन क्या क्या होती है। तो देखिए, बार चार्ट की लिमिटेशन कई सारी है, उसमें से 4 इंपॉर्टेंट है कि लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल, उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल किसी एक्टिविटी की नहीं पा सकते हैं। ठीक है, फिर जो इंटरडिपेंडेंसी होती है किसी एक्टिविटी के बीच में वो नहीं होती है, वो शो नहीं कर सकते कि एक्टिविटी ख़त्म होगी तभी ये शुरू होगी। ठीक है, फिर क्या है, प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम किसी भी स्टेज में हो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर जो अगला पॉइंट है कि अनसर्टेनिटी को हम उसमें रियलाइज़ नहीं कर सकते हैं उस चार्ट से देख के। ठीक है, कि किस पॉइंट पे हमें अनसर्टेनिटी फेस करना पड़ेगा या फिर मटेरियल या मैन पावर को लेके फेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं डायाजेनेसिस क्या होता है। तो देखिए, केमिकल चेंजेस ऑफ मिनरल फ्रॉम वन मिनरल टू अनदर टाइप, इसी को क्या बोलते हैं, डायाजेनेसिस बोलते हैं ना। मतलब एक टाइप का मिनरल दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा केमिकली, तो क्या हो जाएगा, उसको उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, डायाजेनेसिस बोल देंगे। ठीक है, फिर जो अगली पॉइंट है कि रॉक फोल्डिंग के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो रॉक फोल्डिंग के देखिए 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कन्फाइनिंग प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए और रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस जो है वो हाई होना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी तो क्या हो जाएगा, रॉक फोल्डिंग होगी वहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रहे, इसलिए जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी तो फोल्डिंग के चांसेस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, है ना। फिर क्या, मरकरी की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसे मैनोमीटर में या थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। तो पहली बात तो यही है कि हायर डेंसिटी है इसकी, है ना, केमिकल स्टेबिलिटी है, लो डायनेमिक विस्कोसिटी है, लो कैपिलरिटी है और अल्फा बहुत लो होता है। ठीक है, फिर
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका वेपर प्रेशर लो होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये आता है कि लो वेपर प्रेशर और लो सरफेस टेंशन दोनों ही है इसका, और मरकरी तो इमिसिबल है ही। तो आप ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। फिर गुड बिल्डिंग स्टोन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। 14 कैसे निकलता है आपको पता है, 20 माइनस वेट इन ग्राम अपॉन 3 कर देते हैं, ठीक है। वेट इन ग्राम क्या है, जो उसको टैंपिंग करने पे जो चूरा निकला है उसी को रख देते हैं वेट में, डिवाइड बाई 3 कर देते हैं और 20 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकल जाता है, ठीक है। फिर क्या है कि मिनिमम टफनेस इंडेक्स कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, 13 से नीचे नॉट टफ काउंट कर देते हैं, ठीक है। तो 13 तो होनी ही चाहिए। और हाईवे एग्रीगेट्स की अगर बात करें तो 14 मिनिमम होनी चाहिए और डिज़ायरेबल कितनी है, 17 होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 2.7 होनी चाहिए और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो 100 MPa होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला पॉइंट हमारा है कि टफनेस इंडेक्स निकालते कैसे हैं, ये जो इम्पैक्ट टेस्ट होता है ना, ये करते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए करते क्या हैं कि ये एक सैंपल लेते हैं जिसकी डाया और हाइट दोनों ही क्या होती है, 1:1 के रेशियो में होती है, मतलब 25 mm दोनों की हाइट होती है। फिर क्या करते हैं, 20 न्यूटन का हैमर लेते हैं, है ना। 20 न्यूटन का हैमर लेके इसको ऊपर से गिराते हैं इस पे सैंपल पे। तो पहली बार जब गिराएंगे तो 1 सेंटीमीटर पे गिराएंगे, जब दूसरी बार गिराएंगे तो 2 सेंटीमीटर पे, तीसरी बार 3 सेंटीमीटर से गिराएंगे, है ना। तो इस तरीके से हर बार 1-1 सेंटीमीटर इंक्रीज करते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कहीं सैंपल ब्रेक तो नहीं हुआ, ब्रेक तो नहीं हुआ। तो मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर से जब हमने गिराया तो सैंपल ब्रेक कर गया, है ना। तो 8 सेंटीमीटर मतलब क्या, 8वीं बार हमने गिराया हैमर, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में गिरा रहे हैं। तो जब हमने 8वीं बार हैमर गिराया है तो ये सैंपल ब्रेक कर गया। तो ये जो 8वां नंबर है ना, यही क्या हो जाएगा, टफनेस इंडेक्स नंबर हो जाएगा, है ना। मतलब वो जो nth ब्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर बोलते हैं। nth ब्लो एट विच स्पेसिमेन ब्रेक्स इज नोन एज व्हाट, इंडेक्स नंबर, ठीक है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि टफनेस इंडेक्स है, तो टफनेस कैसे डिफाइन करते हैं, अगर लेस देन 13 है तो नॉट टफ, मैंने पहले बताया। 13 से 19 है तो क्या हो जाएगा, मॉडरेटली टफ, और ग्रेटर देन 19 है तो हाई टफ, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि किसी चीज़ की टफनेस 20 है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कितना टफ डिफाइन करेंगे, तो वो हाई टफ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि चेक रेल क्यों प्रोवाइड करते, अरे कब प्रोवाइड करते हैं, तो चेक रेल देखिए कब प्रोवाइड करते हैं। चेक रेल तो स्टेबिलिटी देने के लिए प्रोवाइड करते हैं, है ना। ऐसे कर्व पे आता है तो यहाँ चेक रेल दे देते हैं जहाँ पे क्रॉसिंग होता है, टर्नआउट होता है, ठीक है। तो ब्रॉड गेज में 8 डिग्री, मीडियम गेज में 10 डिग्री और नैरो गेज में 14 डिग्री। तो 8 10 14 आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इसके लिए प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको जीएस की पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। फिर अगली जो चीज़ है कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ठीक है। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमें पता ही ml/ग्राम होता है, ठीक है। और इसकी अगर 100 से कम है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स तो ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुड, मतलब गुड का मतलब क्या है कि वो सेटल कर जाएगा स्लज जो है। लेकिन अगर वो 150 से ज़्यादा आ रहा है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, पुअर है। पुअर क्यों है, क्योंकि जब जैसे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हायर हो जाता है तो फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उसमें बढ़ जाती है। तो जो फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो स्लज को सेटल नहीं होने देता, उस स्लज को बिल्कुल फेदर फेदर कर देता है और वो क्या करता है, वो ऐसे सस्पेंशन में रहता है या फिर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं कि स्लज की सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत पुअर हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, फिलामेंटस और फेदर्ड फ्लो, ठीक है। फिर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्लज डेंसिटी इंडेक्स। एग्जाम में जब भी आता है तो 90% लोग सवाल गलत कर देते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्लज डेंसिटी इंडेक्स है पूछा क्वेश्चन में तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स नहीं निकाल के देना है उसको। स्लज डेंसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 100 अपॉन स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml हो जाएगा और स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का ml/ग्राम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला पॉइंट है कि डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए वो नेचर ऑफ वेस्ट पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है कि टॉक्सिक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर हाई है कि लो है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड को यूटिलाइज कर रहा है उसको देखा जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा केडी, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट हमारा है कि जो सॉइल सैम्पलर होता मतलब जो इन सीटू टेस्ट करते हैं उससे कौन कौन से सॉइल के पैरामीटर हम पता लगाते हैं, तो जो प्रेशर मीटर है उससे कौन सा मॉडुलस निकालते हैं, मिनार्ड्स मॉडुलस निकालते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको कोई भी मॉडुलस भी दिख जाए, मिनार्ड नहीं दिखे, तो भी आप आंसर यही लगाइएगा, मॉडुलस ही लगाइएगा, ठीक है। चाहे जो भी मॉडुलस रहे वो प्रेशर मीटर से ही निकल जाएगा, ठीक है। सॉइल में यही क्वेश्चन आएगा। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट की बात करें तो स्किन रेजिस्टेंस निकल जाएगा। स्पेटी की बात करें तो नंबर ऑफ ब्लो निकल जाएगा, यहाँ से हम फाई निकाल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्पेटी से निकाल लेते हैं। वेन शेयर टेस्ट से हम शेयर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं और एंट्रेंड
कोहेजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, ये चारों टेस्ट आप याद रखिएगा। फिर हम बात करें ट्रैफिक साइन की, तो ट्रैफिक साइन देखिए तीन होते हैं, रेगुलेटरी, वार्निंग, इन्फॉर्मेटिव। रेगुलेटरी को और क्या बोलते हैं, मैंडेटरी साइन बोलते हैं। अगर इसको हमने वायलेट किया तो हमें पेनाल्टी देनी पड़ती है, ठीक है। वार्निंग साइन हमें वार्न करने के लिए होता है, ये जनरली 80 से 100 मीटर 75 मीटर पे लगाया जाता है, जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है उससे पहले, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव साइन हमें ये सूचना देता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, यहाँ पे इस तरफ मुड़ेंगे तो रास्ता इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, जनरली रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं और इसका कलर ब्लू चाहे ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या खास बात है कि इन दोनों में बैकग्राउंड कैसा होता है, वाइट होता है। रेगुलेटरी और वार्निंग में बैकग्राउंड कैसा होता है, वाइट होता है। वार्निंग साइन ऐसे सीधा ट्रायंगल बनते हैं। रेगुलेटरी साइन मोस्टली किस पे होते हैं, डिस्क पे होते हैं ना, डिस्क। दो एक्सेप्शन है, एक ऑक्टागोनल है और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल। इन्वर्टेड ट्रायंगल कौन सा है, गिव वे है, और ऑक्टागोनल कौन सा है, स्टॉप वे है, ठीक है। बाकी साइन इस पे गोल डिस्क पे होते हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इसका बैकग्राउंड कैसा है, बॉर्डर कैसा है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं किस किस चीज़ का होता है, लेकिन ये बैकग्राउंड और कलर में लोग कंफ्यूज करते हैं। तो वो देखिए, रेगुलेटरी और मैंडेटरी का वाइट बैकग्राउंड होता है, रेड बॉर्डर होता है, और लिखा किस कलर से आता है, जिस कलर से मैंने लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से, है ना। और उसी तरीके से जब वार्निंग साइन की बात करें तो बैकग्राउंड उसका भी कैसा रहेगा, वाइट रहेगा, और लिखा किससे जाएगा, ब्लैक से लिखा जाएगा, राइट। तो ये चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर जो अगला पॉइंट है वो हमसे पूछता है कितना डाया होगा और कितनी हाइट पे लगाएंगे। तो देखिए, जो डिस्क डाया होती है वो 60 सेंटीमीटर की होती है, और कितने हाइट पे लगाते हैं, 2.8 मीटर पे। यह ध्यान रखिएगा। जैसे ऐसे साइन लगा होता है ना, ये इस स्पीड लिमिट का साइन लगा हुआ है, ऑक्टागोनल या स्टाप लगा हुआ है, तो ये कितने मीटर पे लगा होता है, 2.8 मीटर पे लगा होता है, ठीक है। और जो डिस्क होती है, डिस्क का डाया कितना होता है, 60 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट है कि सॉइल स्टेबलाइजेशन से कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, कौन कौन से मेथड होते हैं। तो देखिए, सीमेंट से कर दें, चाहे लाइम से, बिटुमन से, रेजिन से कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन बोलेंगे। केमिकल मेथड से अगर करना रहेगा तो कौन कौन सा चीज़ इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल कर लेंगे, NaCl इस्तेमाल कर लेंगे, सोडियम सिलिकेट्स, पॉलीमर्स, ये सब क्या हो जाएंगे, केमिकल मेथड्स हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में हमसे गलत होगा कि मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन मेथड कौन सा होता है। तो आपको ध्यान रखना, ग्रेडेशन इज़ व्हाट, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन मेथड। ग्रेडेशन का मतलब क्या है कि उसमें प्रॉपर सॉइल के सभी पार्टिकल्स हैं, मतलब सभी साइज़ के पार्टिकल हैं, ताकि वो सॉइल अच्छे से कॉम्पैक्ट हो सके। तो इसी को क्या बोलेंगे, ग्रेडेशन बोलेंगे। या फिर कई बार हम क्या करते हैं, दो टाइप की सॉइल को मिक्स कर देते हैं, जैसे कोर्स और फाइन को मिला दें, है ना। या फिर दो टाइप की फाइन सॉइल को ही मिक्स कर देते हैं, तो भी क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन बोलते हैं ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा और आप गलत करेंगे जरूर मैकेनिकल मेथड, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर जो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और दूसरों तक पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।